नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का ये चैप्टर है, ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। पहले हमने एक पार्ट ए लेके आए थे, इसी चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम आज। देखिए, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन के बारे में पहले भी मैंने बताया था। वॉयज एंड डिस्कवरीज। देखिए, वाइज क्या होता है? समुद्री यात्राएं, जल यात्राएं वाइज बोलते हैं। एंड डिस्कवरीज, इस टाइम पुनर्जागरण के टाइम की बात कर रहे हैं। इस टाइम समुद्री यात्राएं भी हुई और डिस्कवरी भी हुई, खोजें भी हुई, अलग अलग मशीनों की खोजें हुई, यंत्रों की खोजें हुई। क्या कहता है? ड्यूरिंग रेनेसेंस, पुनर्जागरण के दौरान मेजर सी डिस्कवरीज, बहुत सारी सी डिस्कवरीज, समुद्री यात्राएं हुई, खोजें हुई, टुक पैलेस लिया। शेलर्स एंड एक्सप्लोरर्स, जो समुद्री यात्राएं पे जाते हैं, नाविक जो जाते हैं खोज करने, शेलर एंड एक्सप्लोरर डिस्कवर न्यू सी, नए समुद्र खोजे और नए लैंड रूट्स खोजे, लैंड रूट्स का डिस्कवरी भी किया। दिस लीड ए बूम इन ट्रेड। अब जैसे जैसे एक देश से दूसरे देशों के रास्ते खोजे गए, समुद्री यात्राएं हुई, समुद्री मार्ग खोजे गए, तो इससे क्या हुआ? एक ट्रेड के अंदर बूम आ गया। ट्रेड मीन्स व्यापार। एक स्थान से जो वस्तुएं थी ना, वो दूसरे स्थान पे जाने लग गई, डिमांड बढ़ी। मर्चेंट एंड किंग्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड। अब क्या कहते हैं? मर्चेंट जो व्यापारी लोग थे वो, और किंग्स जो राजा लोग थे वो, उनको लाभ पहुंचा। बोथ फाइनेंस दी सेलर्स फॉर मोर सीवेज। बोथ फाइनेंस, इन्होंने क्या है? फाइनेंस किया। किसने? मर्चेंट, बड़े बड़े व्यापारी और राजाओं ने जो सेलर्स थे उनको फाइनेंस किया कि आप जाइए और नए नए समुंदर है, देश है, ये खोजिए। एक्सप्लोरर्स एंड सेलर्स, ये देखिए, इटालियन एक्सप्लोरर ट्रेवल थ्रू अटलांटिक एंड रीच क्यूबा। एक 1451 और 1506 के बीच में एक इटली का एक एक्सप्लोरर था, खोज करता था। थ्रू द अटलांटिक, उसने क्या क्या ट्रेवल किया? अटलांटिक के माध्यम से, पानी के द्वारा उसने जल यात्रा की। अटलांटिक जो हमारा कंटिनेंट ओशियन है, उसके बीच में रीच, और वो चलता चलता कहाँ पहुँच गया? क्यूबा पर पहुँच गया, क्यूबा। रीच अराउंड अमेरिका इन 1492, 1492 के अंदर वो अमेरिका खोज गया। तो अमेरिका की जो खोज की थी ना, कई बार क्वेश्चन कंपटीशन टेस्ट में आता है भी, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस था। ये कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और भारत की खोज, इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ये भी आगे आएगा, जब हम इंडियन हिस्ट्री का कोई चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने की अमेरिका की खोज। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब आते हैं औद्योगिक क्रांति। बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका 6 क्लास से स्टार्ट होकर 12th और ग्रेजुएशन तक जाता है, और काफ़ी बार काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बूम इन द ट्रेड, जैसे जैसे रास्ते खोजे गए, बूम आ गया एक ट्रेड में, मतलब उछाल आ गया। बूम, उछाल आ जाना। ट्रेड ब्रोट अबाउट ए बूम इन डिमांड। अब जैसे ट्रेड, व्यापार ज़्यादा होने लगा तो क्या थी? डिमांड भी बढ़ गई। द सिचुएशन डिमांडेड दैट मोर ए गुड्स, सिचुएशन ऐसी मांग हो गई दैट मोर ए गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु भी प्रोड्यूस, पैदा होने लगी या फैक्ट्रियों में बनने लगी। विद इन ए शॉर्ट टाइम, कम समय में फुलफिल द डिमांड ऑफ द मार्केट। जब डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है? उसकी जो सप्लाई है वो भी नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं भी, ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, एट दिस टाइम जो कोरोना महामारी फैली है, इस टाइम मास्क बनाने की जो हमारी प्रक्रिया, क्यों? डिमांड है मास्क की, तो मास्क, लाखों करोड़ों मास्क बन रहे हैं दिनों दिन। जब कोरोना बीमारी नहीं थी ना, तो मास्क बहुत कम प्रोटेक्शन होता था मास्क का। वही बात यहाँ लागू होती है। डिमांड जब बढ़ती है तो कम समय में ज़्यादा पूर्ति करने के लिए हम नई नई तकनीक का सहारा लेते हैं।
दिस कुड नॉट बी डन अंडर द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या कहते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई तो ऐसा कोई जो घरों में छोटी छोटी फैक्ट्री या कोई साधन उसके द्वारा हम पूरी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बड़ी हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। इन दिस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग वाज डन इन द पीपल होम्स यूजिंग हैंड टूल और बेसिक मशीन। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक जो सिस्टम था ना प्रोडक्शन का, उसके अंदर घरों के अंदर टूल्स यंत्र मशीनें लगाई छोटी छोटी, उसके द्वारा प्रोडक्शन होता। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हुआ, प्रमोशन हुआ, मशीनें बड़ी लगी, फैक्ट्रियाँ बड़ी लगी। दिस सिस्टम कुड नॉट मीट द डिमांड ऑफ द बूमिंग मार्केट। जो घरों के अंदर छोटे छोटे घरों के अंदर या फैक्ट्री के अंदर बनाते थे ना, ये जो मार्केट के अंदर डिमांड थी ना, इसकी पूर्ति नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, दिस सिस्टम कुड नॉट मीट द डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाए। द नीड टू अडोप्ट ए न्यू सिस्टम प्रोडक्शन बिकम क्लियरली एविडेंट। क्या, जो अब लगने लगा कि ये जो इसको डिमांड को पूरी करने के लिए हमें कुछ बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या कुछ मॉडर्न टेक्निक अपनानी पड़ेगी, ये एक प्रत्यक्ष दिखाई दे गया था लोगों को। तो इसके लिए क्या है, 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी आते आते 18th सेंचुरी आते थे, सा द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू सिस्टम दैट वाज फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन। 18वीं सदी आते आते एक नया सिस्टम चल गया जिसको कहते थे फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन। भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई और जो प्रोडक्शन है वो अपना थोड़ा स्पीड पकड़ गया। दिस सिस्टम सा द शिफ्ट टू न्यूली इन्वेंटेड पावर्ड मशीन। अब जैसे जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी, दिस सिस्टम सा द शिफ्ट टू न्यूली इन्वेंटेड, नई नई जानकारियाँ ली गई, नई नई खोजें हुई। पावर्ड मशीन्स, पावर्ड मशीन क्या होती है, जो बिजली से चलती है और बड़ी मशीनें होती हैं और कम समय में ज़्यादा जो माल का प्रोडक्शन करती है, ऐसी होती है पावर्ड मशीनें। स्पेशल पर्पज़ मशीनरी फैक्ट्रीज एंड मास प्रोडक्शन, जो जनता के जो काम आने वाले जो प्रोडक्शन उसको पैदा करने के लिए, इसको बनाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए पावर्ड मशीनों का यूज़ किया गया। नाउ मर्चेंट सेटअप फैक्ट्रीज, अब व्यापारी लोग थे वो भी अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। बॉट रॉ मटेरियल, और वो कच्चा मटेरियल, क्या कहते हैं, फैक्ट्री अगर लगाई है तो उसके लिए कच्चा रॉ मटेरियल चाहिएगा। जैसे हम कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें कॉटन चाहिएगी एज ए रॉ मटेरियल। उसी प्रकार जो मर्चेंट व्यापारियों ने फैक्ट्री सेटअप किया, उसके लिए एम्प्लॉयड वर्क्स टू वर्क इन दीज फैक्ट्री दैट वर एक्वायर्ड विद द न्यू मशीन्स। क्या कहता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी खरीदा। एम्प्लॉयड, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयड, अब फैक्ट्रियों के अंदर एम्प्लॉयड भी लगाए गए जो वर्क करने वाले थे वहाँ। टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज दैट वर एक्वायर्ड विद द फ्यू मशीन्स, जो कि कुछ मशीनों को उसको चलाने के लिए बना सके या उनको ऑपरेट कर सके, वो कर्मचारी भी रखे गए। एंड प्रोड्यूस गुड इन लार्ज नंबर, और बड़ी मात्रा में क्या है, बड़ी मात्रा में जो वस्तुओं का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। दीज वर्कर्स वर हायर्ड ऑन वेजेस, ये जो वर्कर काम करते ना, एक किराए पे लिए जाते थे, मजदूर थे ये। हिस्ट्री रियल लाइफ, ये 1936 चार्ली चैपलिन रोट एंड डायरेक्टेड द फिल्म मॉडर्न टाइम्स। ये चार्ली चैपलिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी बार टीवी पे भी आता है। डायरेक्टेड द फिल्म मॉडर्न टाइम्स, एक फिल्म आई थी मॉडर्न टाइम 1936 के अंदर, उसको डायरेक्ट किया था चार्ली चैपलिन ने। इन दिस फिल्म चार्ली चैपलिन प्लेज हिज आइकॉनिक लिटिल ट्रैम्प करेक्टर एज द स्ट्रगल टू सर्वाइव इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। सीधी सी बात है, इस फिल्म के अंदर ये चार्ली चैपलिन ने एक रोल निभाया था, जो कि इस मॉडर्न जो आधुनिक जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड है ना, औद्योगिकरण का जो युग था या वर्ल्ड था, इसके अंदर वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, ये इसके अंदर दिखाया गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन, क्या कहता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन रूरल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रेरियन, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव ऑफ एग्रेरियन होता है कृषि आधारित रूरल सोसाइटी, जो ग्रामीण सोसाइटी का बदलाव होना, किस में बदलाव होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के अंदर।
अर्बन सोसाइटी के मतलब नगरीय सोसाइटी के अंदर इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये औद्योगिक क्रांति कहते हैं इसको। अच्छी तरह से इसको समझना है। क्या कहता है? द ट्रांसफॉर्मस, बदलाव, चेंजमेंट होना ऑफ अगेरियन। सीधी सी बात है बेटा, जो कृषि आधारित हमारा सोसाइटी था, जो एक ग्रामीण सोसाइटी, उस वो बदल जाना किसमें? अगर कृषि से औद्योगिक में और ग्रामीण से शहरी के अंदर बदल जाना, ये ही एक औद्योगिक क्रांति थी। ब्रिटेन द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के अंदर हुई थी। ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति क्या थी? औद्योगिक, ब्रिटेन द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ए नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रिटेन बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या कहता है? ए नंबर। अब ये यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जो औद्योगिक क्रांति वो ब्रिटेन में हुई। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक बहुत फैक्टर ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूटेड, योगदान दिया टू ब्रिटेन बीइंग द बर्थ पैलेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। वो क्या थी? इंग्लैंड हैड लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर्स। सबसे पहले क्या है? इंग्लैंड हैड लार्ज डिपॉजिट। देख सीधी सी बात है, आयरन ओर होता है खनिज, जो अशुद्ध जो होता है आयरन, लोहा, खनिज लोहे के एसेट, एंड कोयला जिसको बोलते हैं लोह तत्व, लोहो के जो एसेट होते हैं और कोयले होते हैं, दैट वर इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल। ये इसके अंदर बहुत सारे मिलते थे। लोहा और कोयला यहाँ बहुत मिलता था इंग्लैंड में। ये कोयले से, पहले कोयले से चलती थी मशीनें और लोहे का काम भी होता था। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए बहुत उपयोगी थी। ये दो कारण थे इसमें, आयरन ओर का ज़्यादा होना और कोयले का ज़्यादा होना। ब्रिटेन हैड ए पॉलिटिकली स्टेबल सोसाइटी विद पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट दैट इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ब्रिटेन के अंदर एक पॉलिटिकली जो राजनीतिक था ना सिस्टम, वो बड़ा स्थिर था, उथल पुथल नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल ओके सिस्टम था राजनीति का। और पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ एक स्टेबल, एक स्थिर गवर्नमेंट थी। दैट इनकरेज, उसने इनकरेज होता है बढ़ावा देना, ट्रेड एंड कॉमर्स। एक अच्छी सरकार थी, स्टेबल सरकार थी, ट्रेड और कॉमर्स को उसने क्या दिया? बढ़ावा दिया। अलग अलग पॉलिसियाँ बनाई, लोगों को जो फैक्ट्री लगाने के लिए मतलब अच्छी सहूलियतें दी। ब्रिटेन हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी दैट वाज यूज्ड। क्या कहता है? ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटेन हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी सिस्टम, जो नेवी सिस्टम होता है, नेवी जो है, दैट वाज यूज टू एक्वायर कॉलोनीज, जो कि नेवी का यूज करते थे। एक्वायर मीन अधिग्रहण करना, कॉलोनीज क्या होता है? कॉलोनीज किसी देश के अंडर में कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो क्षेत्र दूसरे के अंडर में हो और उसके ही पॉलिसियाँ वहाँ चलती हो। जैसे जब भारत गुलाम था ना अंग्रेजों का, तो एक ब्रिटेन की भारत एज ए कॉलोनी कहा करते थे। अब इसके पास एक नेवी सिस्टम अच्छा था, दैट वाज यूज टू एक्वायर, उसको अधिग्रहण करना, किसी दूसरे कॉलोनी पर उसको अधिग्रहण करने के लिए यूज़ किया जाता था। सो सून इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंपीरियल पावर इन द वर्ल्ड। तो जल्दी ही ये स्ट्रॉन्गेस्ट, एक शक्तिशाली इंपीरियल पावर, बहुत सुपर पावर बन गया इन द वर्ल्ड। दिस मीन दैट द कॉलोनीज कुड सर्व एज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ? अब वो कॉलोनी थे ना, कॉलोनीज वो एक रॉ मटेरियल का एज ए यूज करने लगे एंड मार्केट फॉर इट्स फिनिश गुड। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझिए। यहाँ जो कॉलोनीज थी, जो इंग्लैंड के अंडर में थी, जैसे 1947 से पहले हमारा देश क्या था? अंग्रेज़ों के अधीन था। तो क्या था? वो कच्चा माल हमारे से ले जाते थे, कच्चा माल
सपोज करिए कपड़ा हम पहन रहे हैं, ये कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो इंग्लैंड में लगी। उसके लिए जो कॉटन होती थी, कॉटन, वो यहाँ से रुई, वो यहाँ से एज ए रॉ मटेरियल लेके वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से कपड़ा अच्छा बनाकर और हमारे देश में वो बेचते थे। सर्पडन इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रेंडर सर्विस टू ए लॉर्ड। अब क्या है, ये क्या चीज़ है, देखिए सर्पडन क्या होता है, ये तो दास प्रथा थी, एक दास प्रथा थी। पहले क्या था, दास प्रथा प्रचलित थी, इसका भी तो अंत कर दिया गया है। इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन, एक ऐसी कंडीशन थी, दास नौकर रखने की ऐसी कंडीशन थी। सर्फडम जिसको बोलते थे, सर्फ इज रिक्वायर्ड टू रेंडर सर्विस टू ए लॉर्ड। एक देखो सीधी सी बात है, एक लॉर्ड के यहाँ काम करवाया जाता था। मोस्टली ही वाज अटैच टू द लॉर्ड्स लैंड एंड वाज ट्रांसफॉर्म विद इट्स फॉर्म 1 or 2। देखिए एक दास होता था, दास, उसको एक लॉर्ड के अंडर में काम करने के लिए होता था। लॉर्ड था वो, उसकी चेंजमेंट भी कर देता था, मतलब एक लॉर्ड से दूसरे लैंडलॉर्ड्स जो ज़मीन ज़्यादा रखते थे वहाँ काम करवाया जाता था और उनको कुछ नहीं दिया जाता, बस खाना दिया जाता था। ये थी दास प्रथा। द हैड बीन एबोलाइज्ड इन इंग्लैंड, दिस हैड बीन एबोलाइज्ड इन इंग्लैंड, ये दास प्रथा थी ना, ये खत्म हो गई थी। कहाँ खत्म हो गई, इंग्लैंड के अंदर खत्म हो गई थी। ऑल द सर्फ्स वर फ्री टू ऑफर देयर सर्विस टू द फैक्ट्री ओनर्स, ये दास प्रथा थी ना, ये इंग्लैंड के अंदर खत्म हो गई थी। अब वो दास थे ना, वो खाली हो गए, बेकार हो गए। तो ये जो दास थे ना, ये अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार थे। हैंस लेबर वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, तो लेबर था ना वो बहुत मात्रा में उनको मिल गई। देयर वाज वर न्यू आइडियाज ब्रीविंग इन इंग्लैंड दैट एडिड द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब क्या था, देयर वर न्यू आइडियाज, नए नए जो आइडिया थे, ब्रीविंग उमड़ रहे थे इन इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के बड़े बड़े जो व्यापारी लोग थे, दैट एडिड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने की वो सोच रहे थे, विचार आ रहे थे, क्योंकि पैसा उनके पास खूब था और पैसा कमाने की जो होड़ थी, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में तब्दील हो गई। वन ऑफ दीज वाज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन ए साइंटिफिक अप्रोच एंड इन्वेस्टिगेट। एक दूसरा पहलू इसका ये था, वन ऑफ दीज वाज द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट किस में ले रहे थे, बढ़ा रहे थे, साइंटिफिक वैज्ञानिक अप्रोच, वैज्ञानिक नई नई वैज्ञानिक खोजों में, इन्वेस्टिगेशंस में, ये इसकी तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया। इंग्लैंड सा इम्प्रूव्ड एंड एडवांस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एडवांस सिस्टम शुरू हो गया इसमें कम्युनिकेशन का, जैसे रेडियो का, टीवी का खोज किया गया। ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग दैट हेल्प यूजर्स टू इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ब्रिटेन, तो यूसर द इंडस्ट्रियल, तो ये जो खोज इन्होंने की थी, नया नया मॉडर्न टेक्निक लेके आए कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग सिस्टम में, इनको ये सारी की सारी जो थी रिवोल्यूशन, औद्योगिक जो क्रांति थी ना, इसमें सहयोग इन्होंने दिया। मेजर इन्वेंशन, अब क्या क्या इन्वेंशन हुआ, मेजर खोज क्या क्या हुई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल, देखिए टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट, टेक्सटाइल जो ये बुनाई का काम करने वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, बुनाई, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। एज द फ्लाइंग शटल इन्वेंटेड बाय जॉन के, देखिए एज द फ्लाइंग शटल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, चलती हुई बिनाई की नली, ये देखिए वेरी शटल इन्वेंटेड जॉन के ने किसकी खोज की, फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग मीन्स ये कई बार चलती हुई जो रुई पिनाई की जो मशीन हम कह देते हैं, जिसमें रुई डाली जाती है, कॉटन, उसमें रुई को अलग कर देता है और उसको बीज को अलग कर देता है, वो मशीन, इसकी खोज किया था। जॉन के ने स्पीड अप वीविंग दी डिमांड फॉर कॉटन यार्न इंक्रीज, तो कॉटन से बनने वाली वस्तुओं के लिए उन्होंने डिमांड बढ़ गई थी। मैनी इन्वेंशन बिगेन टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग द स्पाइनिंग व्हील्स काटने वाले जो बड़ा पहिया होता है काटने वाला, इसका भी वर्क इम्प्रूव हो गया, ये भी इसका भी खोज हुआ। जेम्स हारग्रीव्स पेंटेड दिस स्पाइनिंग जेन इन 1770,
1770 क्या है 1770 के अंदर जेम्स हारग्रेव्स ने ये पेंटेड करवा लिया था कि स्पाइनिंग जो काटने वाला जो चक्कर होता है ना उसका उन्होंने पेंटेड करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया था। While the textile industry were developing, progress was also being made in other field। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी। जेम्स वाट एंड जॉर्ज स्टीफन्स क्या कहते हैं, जेम्स वाट एंड जॉर्ज स्टीफन डेवलप स्टीम इंजन, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने सहायता की इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू। अब भाप वाले इंजन का खोज हुआ और क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर इंजन के ऊपर लाद कर जो रॉ मटेरियल था लेके आते थे और बाद में बना हुआ माल वापस वो ले जाते थे। जो स्टीफन एग्रीकल्चर वाज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विद मेनी न्यू इन्वेंशन। एग्रीकल्चर जो थी वो भी इफेक्ट हुई थी। द रिपर अलाउड टू स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए रिपर, एक रिपर की खोज थी, जो आज मॉडर्न भी रिपर है ना, रिपर जो गेहूं कटाई करते हैं जिससे रिपर, वो उस टाइम भी थी। नंबर ऑफ पीपल फिजिकली कट द व्हीट स्टॉक्स मच फास्टर देन समवन विद ए सिक्कल। जो पहले दरांती से हम काटते थे गेहूं को, अब वो थ्रेसर आ गया, ये रिपर आ गई। रिपर अब है कई लोगों का काम जल्दी कर देती थी। थ्रेसर अलाउड ए स्मॉलर टीम टू थ्रेस द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक ऑफ ए मच लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेट। क्या कहते हैं थ्रेसर। अब उसके बाद क्या थ्रेसर का भी खोज हुआ। किसका खोज हुआ, थ्रेसर का खोज हुआ। स्मॉलर टीम टू थ्रेस दी ग्रेन्स। अब ग्रेन्स व्हीट गेहूं वगैरह को निकालने लग गए थ्रेसर से। एज ए रिजल्ट फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ट्रिमडलेसली, काफ़ी बढ़ गई। फार्म जो थी, जो खेतों की जो प्रोडक्टिविटी थी ना, प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया। ऑलमोस्ट ऑल मेजर इंडस्ट्रीज वर अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल। लगभग सारी की सारी जो है ना इंडस्ट्री वो अफेक्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्प्रेड फ्रांस, जर्मनी, रशियन एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोप। अब फैलना तो जायज़ था, फ्रांस में फैली, जर्मनी में फैली, रशिया एंड द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। लेटर एंड स्प्रेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बाद में ये वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के अंदर भी फैली। देखिए ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी लेके आएंगे नेक्स्ट 2 या 3 डेज आफ्टर। तो बच्चों अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।